जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए पहले इसे अच्छे से रीड करते हैं। सेम लिमिटेड हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। सबसे पहले मुझे बताओ ये D0 है या D1। यहाँ पर पेड वर्क क्लियरली गिवन है, तो ये क्या है हमारा D0। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 6% पर एनम। सीधे सीधे आपको ग्रोथ रेट भी दे रखा है 6% का। आफ्टर पेइंग डिविडेंड द बोर्ड डिक्लेयर्ड टू टेक अप अ प्रोजेक्ट बाय रिटेनिंग द नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड। हो ये क्या हो रहा है भाई, बोर्ड बोल रहा है कि अब एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से अपन को 3 साल का डिविडेंड जो है वो रख लेंगे, मतलब डिविडेंड नहीं बांटेंगे। तो D1 D2 D3 नहीं मिलने वाला, तो शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग तो भाई उनके लिए बेकार खबर है। जिसका खर्चा डिविडेंड पे चलता होगा वो तो गया काम से। ना D1 मिलेगा, ना D2 और ना D3, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आगे देखते हैं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा फ्यूचर में। It is expected that this project is of same risk as the existing project। सेम रिस्क है, यानी कि जो KE दे रखा होगा वो एक ही बार सेम माना जाएगा। The results of this project will start coming from 4th year। चलो 3 साल का डिविडेंड रखने के बाद 4th ईयर से, दैट इज D4, 4th ईयर से अपन को डिविडेंड मिलने वाला है। कितना डिविडेंड मिलने वाला है? द डिविडेंड विल देन बी 2.5 पर शेयर। तो D4 अपन को डायरेक्टली गिवन है 2.50। ठीक है कि 4th ईयर में कितना डिविडेंड मिलेगा? ₹2.5 पर शेयर। क्लियरली गिवन है D4। एंड विल ग्रो एट द रेट 7%, और यहाँ पर इसकी ग्रोथ रेट भी दे रखी है 7%। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा लुक बदल रहा है, अच्छे से पढ़ेंगे। An investor has 1,000 shares in SEN Limited and wants a receipt of at least 2,000 per annum from the investment। एक इन्वेस्टर है हम जैसा ही कोई, वो सेम लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कितनी? 1,000 शेयर्स की। ठीक है, और उसको हर साल कितना चाहिए? 2,000 रुपये पर एनम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये इसकी टारगेट रिसीट है कि 2,000 चाहिए ही चाहिए। अब मुझे बताओ हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करके पैसा कैसे मिलता है, रिसीट कैसे मिलती है? 2 तरीके की रिसीट मिल सकती है। पहला इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और दूसरा वो शेयर को बेच करके। तो या तो आप शेयर को बेच दो या फिर आपको डिविडेंड। तो यहाँ पर बोर्ड के डिसीजन की वजह से हमें डिविडेंड तो मिलेगा नहीं 3 साल तक। तो यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा? अगर हमें रिसीट यानी कि पैसा चाहिए ही चाहिए 2,000 रुपये पर एनम, तो अपन को सेल करना पड़ेगा। जब जब अपन को डिविडेंड नहीं मिल रहा तब तब हमको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, 2 ही तरीके से रिसीट आती है, डिविडेंड या फिर सेल। तो डिविडेंड नहीं मिल रहा तो सेल कर देंगे शेयर को, भाई अपन को पैसा चाहिए, सीधी बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। शो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। बोल रहे मार्केट वैल्यू जो शेयर का है वो अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको 2 तरीके की प्राइस निकालनी पड़ेंगी, एक बिफोर द डिसीजन और एक आफ्टर द डिसीजन। तो आपको पता चल जाएगी मार्केट वैल्यू अफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, और हुई है तो कैसे हुई है, क्या शेयर बढ़ा है या घटा है। क्लियर? एक और काम करना है आपको। पहला काम तो ये करना है कि मार्केट वैल्यू बतानी है कि डिसीजन की वजह से अफेक्ट हुई है नहीं हुई है। दूसरा काम एक और करना है, ऑल्सो शो एज टू हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन हिज टारगेट रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर हिज फर्स्ट 3 ईयर। तो 3 साल में उसको टारगेट कैसे प्राप्त होगा? 2,000 पर एनम का। सिंपल है, शेयर बेचने पड़ेंगे। तो यही चीज आपको शो करनी है कि कितने शेयर्स बेचने हैं, कैसे बेचने हैं, ये सब। एंड इम्प्रूव्ड इनकम देयर आफ्टर, और 3 साल के बाद 4th ईयर से उसकी इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा रिसीट में, या फिर उसे ऐसे ही शेयर बेचते पड़ेंगे। गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओ जिसका था हमें इंतजार, दैट इज KE,
वो एंड में अपन को गिवन है। और जैसे कि मैंने कहा था कि सेम रिस्क है तो के दोनों में सेम यूज होगा, यानी कि बिफोर द डिसीजन भी और आफ्टर द डिसीजन भी। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, हो सकता है आपको क्वेश्चन रीड करते टाइम समझ में नहीं आए हो, तो कोई भी बात नहीं है, बस इतना याद रखो कि दो चीजें की कैलकुलेशन होने वाली है। एक, बिफोर आफ्टर आपको प्राइस कैलकुलेट करना है, दूसरा कि इसकी टारगेट रिसीट अचीव हुई कि नहीं हुई, कैसे अचीव करनी है वो। बस दो चीजें, प्राइस और टारगेट रिसीट इन्वेस्टर्स की, दो काम कैलकुलेट करने हैं बस। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम आराम से तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर सबसे पहले लिखेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16, जिसका हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी कि भाई मार्केट वैल्यू शेयर का कैसे अफेक्ट हुआ है बाय द डिसीजन ऑफ बोर्ड। तो हम कैसे बताएंगे उनको, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर डिसीजन, फिर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर डिसीजन। ठीक है, फिर इससे क्लैरिटी हो जाएगा कि मार्केट का शेयर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो देखो, वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका आपको सिंपल फॉर्मूला पता ही है, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। हर बार यही फॉर्मूला हम लिखते हैं जब भी हम वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो D1 कितना था, D1 अपन को डायरेक्टली गिवन था, नहीं डायरेक्टली कहाँ गिवन था, D0 गिवन था अपन को 2। तो 2 में अपन क्या प्लस करेंगे, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितना गिवन था, 6%, तो 2 में 6% प्लस करेंगे, ये आ गया 2.12। 2.12 चाहो तो अलग से यहाँ पर लिख भी देना। D1 कैसे आया, 2 प्लस 6% दैट इज 2.12। ठीक है, ये आपको अलग से बता दिया ताकि जिसको समझ में ना आए वो देख लो। उसके बाद केई कितना गिवन था, 8%, और ग्रोथ रेट कितना गिवन था, 6%। यही था। तो 2.12 डिवाइडेड बाय 2% करोगे तो ये आ गया 106। तो अगर बोर्ड ने डिसीजन नहीं लिया होता तो मार्केट में शेयर कितना दिख रहा होता, 106 रुपए का। अब बोर्ड ने डिसीजन ले लिया है तो देखते हैं क्या रहेगा, यानी कि अब अपन कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर द डिसीजन ऑफ बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही है, वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, D0 इज इक्वल टू P1 अपॉन D0 सॉरी P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर हमें D1 नहीं दे रखा, डिसीजन में तो D1 दे ही नहीं रखा क्योंकि D1 हमें बांटना ही नहीं है, D2 भी हमें नहीं बांटना, D3 भी नहीं बांटना, डायरेक्ट हम बांटेंगे D4। तो D1 D2 D3 है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या गिवन है, D4। कितना गिवन था, 2.5। के कितना गिवन है, सेम 8%, और ग्रोथ इसका अलग था, कितना था ग्रोथ, 7%। ठीक है, यहाँ पर हमने सारे वैल्यूज तो पुट कर दिए, लेकिन मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा, क्या यहाँ पर P0 आएगा, नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, P3। मैं इसलिए अलग से करके बता रही हूँ, P0 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, P3। P3 क्यों आएगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर हम D4 लेते हैं, जैसे देखो D1 लेते हैं तो एक पीछे क्या आ जाता है, P0, उसी तरीके से D4 ले रहे हैं तो एक पीछे आ जाएगा P3। ये मैं पुराने क्वेश्चंस में भी बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ कि जब भी आप D4 लो तो एक पीछे कर लेना, यानी कि P3। तो अब ये जो कैलकुलेट होकर आएगा वो क्या आएगा, P3। कैलकुलेट करके देखते हैं, 2.50 डिवाइडेड बाय 1%, ये आ गया 250। और ध्यान रखो 250 क्या आया है, P3। लेकिन जो हम कंपेयर करेंगे तब सेम ही तो करेंगे, यहाँ पर P0 है तो यहाँ पर भी तो P0 होना चाहिए।
तो हमें P0 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब P0 कैसे आएगा? P0 कैसे आएगा? देखो 250 P3 है, आप इसको 3 बार पीछे ले जाओ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में 3 बार पीछे ले जाओ तो जो है वो P0 पे पहुंच जाएगा। तो देखो हमारा KE कितना था 8%, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया 8%। 1 डिवाइड बाय 1.08, एक बार करोगे, 2 बार, 3 बार, तीसरी बार इक्वल टू करने के बाद क्या आ रहा है 0.7938, 0.7938। तो ये जो अपन को P3 गिवन था 250, इसको हमने पीछे लेकर गए 3 बार, तो कहाँ चला गया होगा P0 पे। तो 0.7938 इंटू करोगे 250 में तो ये आ गया 198.45। अब जाकर जो आया है वो P0 आया है, 250 क्या था P3, अब क्या आया है P0, यानी कि अब ये दोनों कंपेयर हो सकते हैं। क्लैरिटी आ रहा है? पहले अपन ने क्या कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर डिसीजन, ठीक है। और वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट होता है, D1 अपॉन KE माइनस जी, और हमारा P0 आ गया 106, ठीक है। उसके बाद हमने किया वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर द डिसीजन। आफ्टर द डिसीजन में यही था कि डिसीजन ही यही था कि D1 D2 D3 देंगे ही नहीं, डिविडेंड बांटना ही नहीं है 3 साल तक, यानी कि डायरेक्ट आ गया हमारा D4। और यहाँ पर बस इतनी सी बात ध्यान देना, बार बार लोग भूल जाते हैं कि D4 है तो भाई P3 आएगा, P0 थोड़ी आएगा। और अगर आपके पास P3 है तो पहले उसको आप P0 तक पहुंचाओ। P0 तक कैसे पहुंचेगा, P3 है ना तो 3 बार पीछे जाएगा, तो 3 बार उसको डिस्काउंट करना है तो आ जाएगा 0.7938। तो यहाँ पर आ गया P0 इज इक्वल टू 198.45। अब हमारे पास दोनों P0 है, एक वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर द डिसीजन, एक वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर द डिसीजन। अब इन दोनों को कंपेयर करके बताओ क्या हो रहा है। आफ्टर द डिसीजन क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, तो एक प्यारी सी यहाँ पर लाइन लिख देंगे, लाइन लिख देंगे जो उन्होंने पूछा था। So the price of the share is expected to increase। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज हो कैसे रहा है वो भी बता दो, इंक्रीज कैसे हो रहा है 106 से लेके 198.45। पहले 106 था, 198.4 बढ़ गया। कब बढ़ा ये, आफ्टर द डिसीजन ऑफ बोर्ड। ये प्यारी सी लाइन जरूर लिख देना, ठीक है, इससे खुश हो जाएंगे वो, जो उन्होंने पूछा था कि भाई आफ्टर द डिसीजन प्राइस क्या हुआ शेयर का, तो वो बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है वो भी बता दो, 106 से लेके 198.45। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है सबको। दो प्राइस कैलकुलेट हो रही हैं, दोनों प्राइस को कंपेयर करना है। मेन गलती वहीं कर सकते हैं कि दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे D1 अपॉन KE माइनस जी, D1 अपॉन KE माइनस जी, बस गलती कर देंगे ये वाली। इस पे ध्यान देना है कि P3 को P0 कैसे बनाना है। ये ध्यान रख लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट पर। क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट थी कि भाई इन्वेस्टर को मेंटेन करना था अपना टारगेट, और उसका टारगेट क्या था 2000 रुपये पर एनम उसे कमाना ही कमाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डिसीजन बोल रहा है कि हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तो अगर हमारी कमाई डिविडेंड से नहीं होगी तो कैसे होगी, सेल करके शेयर को। कैसे शेयर करते हैं, जो भी प्राइस चल रहा होता है, यानी कि हमें 3 साल का पहले प्राइस चाहिए होगा। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहले हमारा होगा प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि P3। तो P3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। जब भी कोई प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो उससे आगे बढ़ के डिविडेंड ले जाओ। तो P3 कैलकुलेट करना है तो हमने यहाँ पर रख दिया D4, और नीचे वही आएगा अपना KE माइनस जी। तो कैलकुलेट करते हैं। D4 हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था, KE हमें पता है, इसका हमें ग्रोथ रेट भी पता है, डिसीजन के बाद ग्रोथ रेट 7%। तो 2.50 अपॉन 1%, जो हमने पहले कैलकुलेट करा था वही आ जाएगा।
250, ठीक है। तो P3 आ गया हमारा 250। अब मुझे बताओ अपन को पैसा कितना चाहिए, हमको मांगता है 2000 रुपये। प्राइस शेयर की कितनी है 2.50, तो हमें कितने शेयर बेचने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट पता है, प्राइस पता है, नंबर ऑफ शेयर्स आराम से आ जाएंगे। 2000 डिवाइड बाई 2, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, क्या गलती कर दी मैंने, 250, हाँ 2000 250 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 8, यानी कि हमें कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे, 8 शेयर्स। अगर हमने 8 शेयर्स बेचे तो 250 के हिसाब से हमको मिल जाएगा 2000 रुपये अर्निंग, ठीक है। यहाँ पर करके बता दूँ क्या अर्निंग, एक सेकेंड, मैं पेन ही सोचती रह जाती हूँ कौन सा पेन यूज करूँ। अर्निंग बोलो या रिसीट बोलो, हमें कितना मिल जाएगा, 8 शेयर्स बेचेंगे अपॉन P3 250 चल रहा है तीसरे साल में, तो हमें मिल जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। क्लियर है। इसी तरीके से आगे कैलकुलेट करते हैं सेकंड, प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि P2 क्या होगा, मैम P2 क्या होगा, D3 अपॉन के माइनस जी ले लो। अरे भाई D3 कैसे आ जाएगा, 3 साल में तो अपन को कुछ डिविडेंड मिल ही नहीं रहा है, तो P2 कैसे आएगा, ध्यान रखो। P3 अपन को दे रखा है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या ले जाओ, एक बार पीछे ले जाओ। P3 दे रखा है, एक बार पीछे ले जाओ, 1.08 को एक बार करोगे तो आ गया 9259.9259 आ गया। तो P3 कितना था हमारा, 250 रुपये इंटू 0.9259 करोगे, ये आ गया 231.475, 231.475, तो राउंड ऑफ करके आ जाएगा 231.48। तो सेकेंड ईयर में ये प्राइस आ गई, ठीक है। थर्ड ईयर की प्राइस पता है और सेकेंड ईयर की ये आ गई। अब अगेन नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने बेचने पड़ेंगे ये देखते हैं। तो देखो हमको मांगता है 2000 रुपये, सेकेंड ईयर में प्राइस कितना होने वाला है 231.48, देखते हैं हमें कितने शेयर बेचने पड़ेंगे। 2000 रुपये डिवाइडेड बाय 231.48, हमें बेचने पड़ेंगे 8.64। ऐसे कैसे शेयर बेचेंगे, तो हमें एक आगे ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग जो है 2000 वो मिनिमम है, कम से कम इतना तो कमाना ही है। तो यहाँ पर 8 शेयर मत लिख देना, हम लिखेंगे 9 शेयर। क्यों, क्योंकि अर्निंग ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 के 9 शेयर बेच दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो हमें कितने बेचने पड़ेंगे, 9 शेयर। अब ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि भाई रिसीट कैसे आएगी। हम बेचेंगे 9 शेयर्स और सेकेंड ईयर में प्राइस होने वाला है 231.48, 231.48, 9 शेयर बेचेंगे तो हमें मिल जाएगी 2083.32। देखो क्या 2000 से ऊपर है, बिल्कुल है। 2083.32, 2000 से ऊपर ही आनी चाहिए अर्निंग, और हमारी 2000 से ऊपर ही है, ठीक है। एक बार फिर से करूँ इसे, बस अरे रुक जा रुक जा रुक जा, हटाओ उसे, मज़ा नहीं आया, वापिस आ जाते हैं। अब आते हैं पहले साल में, देखो थर्ड ईयर की कर ली, सेकेंड ईयर की कर ली। प्राइस आफ्टर 1 ईयर, यानी कि P1, क्योंकि पहले साल में भी तो अपन को कुछ नहीं मिल रहा, तो वहां भी शेयर बेचने पड़ेंगे। कितने बेचने पड़ेंगे, तो उससे पहले हम उसकी प्राइस देख रहे हैं। तो अब हमें P3 है हमारे पास, P3 को हम 2 बार पीछे लेकर जाएंगे तो हमारे पास P1 आ जाएगा, ठीक है।
तो 2 बार कैसे पीछे लेकर जाएंगे इसे? 1 डिवाइड बाय 1.0 एक बार, 2 बार। दूसरी बार कितना आ रहा है? 8573। P3 था हमारे पास 250 से हम 2 बार पीछे लेकर गए 0.8573, ये आ गया 214.32, 214.325 है, तो 33 कर ले रहे हैं राउंड ऑफ। ठीक है, तो ये आ गई प्राइस हमारी फर्स्ट ईयर की। अब कैलकुलेट करने हैं हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेचने हैं। तो देखो हमको मांगता है अगेन 2000 रुपये, जिसमें प्राइस क्या चल रहा है? 214.33। तो हम कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे? 2000 डिवाइडेड बाई 214.33, ये आ गया 9.33। अब बताओ 9.33 बेच पाएंगे क्या? नहीं, तो हम कितने बेचेंगे? इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 10 शेयर। यही चीज़ मैं आपको रिसीट में दिखा भी देती हूँ कि हमें 2000 से मिल रही है अर्निंग कि नहीं। हम बेचेंगे 10 शेयर, जिसमें प्राइस चल रहा है 214.33। तो हमें कितना मिलने वाला है? 214.33 इंटू 10, ये आ गया 214, यानी कि 2143.3, ये मिलेगा। तो अगेन हमें जो अर्निंग मिल रही है, रिसीट मिल रही है, वो 2000 से ऊपर मिल रही है। यही चाहिए था उन्हें। तो 3 साल में अपन को क्या करना है? डिविडेंड तो मिलने नहीं वाला, तो हमें शेयर बेच बेच कर 2000 रुपये कमाने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं हमारा हाल 4th ईयर में क्या होगा, क्योंकि 4th ईयर में हमें डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, 4th ईयर में हमें डिविडेंड मिलने वाला है। तो सबसे पहले 4th ईयर में देख रहे हैं कि हमारे पास शेयर्स बचे कितने हैं, रिमेनिंग शेयर्स। तो देखो हमारे पास थे 1000 शेयर, इन्वेस्टर के पास कितने थे? 1000 शेयर। पहले उसने कितने बेचे? 10 शेयर फर्स्ट ईयर में। फिर उसने बेचे 9 शेयर सेकेंड ईयर में। फिर कितने बेचे थे? एक बार देख लूं क्या मैं तो भूल गई यार कैलकुलेट करते करते। एक बार ऊपर चलते हैं, 1 मिनट में बस। पहले बिके थे 8, फिर 9, फिर 10। अरे वाह, 8 बिके थे थर्ड ईयर में। तो 1000 में 10, 9 और 8, ये आ गया 973 शेयर्स। 973 शेयर, इतने मिल रहे, इतने बचे हमारे पास शेयर, रिमेनिंग शेयर्स इतने बचे हैं 973 शेयर्स। अब मुझे बताओ हमको क्या मिलेगा? 4th ईयर में हमको मिलेगा D4, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको मिलेगा। तो D4 कितना था? 2.50 गिवन है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास? 973। तो 973 का इंटू करेंगे 2.50 में, ये आ गया 2432.5। क्या बात है, क्या बात है, 2000 चाहिए थे और 2432.5 मिल रहा है आराम से। वो भी कैसे? इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड। जब हमें डिविडेंड से ही 2000 रुपये मिल रहा है तो हमें शेयर बेचने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि 3 साल में आप शेयर बेचकर कमा सकते हो 2000 रुपये, और 4th ईयर से आपको डिविडेंड से मिल जाएगा 2000 रुपये से ऊपर। तो 4th ईयर में आपको बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें जो भी मैंने बोली, ये प्यार से आपको एक प्यारी सी लाइन भी लिख के आनी है। जैसे उन्होंने बोला था ना, क्या इन्वेस्टर मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो यहाँ पर लिख देंगे यस। पहले यस तो लिखें, यहाँ पर लिखेंगे हम यस, द इन्वेस्टर कैन मेंटेन हिज टारगेट रिसीट। कितनी टारगेट रिसीट थी वो भी लिख देंगे। फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट 3 years।
क्योंकि यहाँ पर हमें शेयर्स बेचने पड़ेंगे। एंड देयर आफ्टर, यानी कि जब 3 साल के बाद जो हमें डिविडेंड मिलेगा D4, तब भी हमारी अर्निंग 2000 से ऊपर जा रही है। एंड ऑल्सो इम्प्रूव्ड इनकम देयर आफ्टर, ये सेम टू सेम लाइन मैंने छाप दी है क्वेश्चन में से। यही चीज दिमाग आपको भी लगाना है एट द टाइम ऑफ एग्जाम। एग्जाम टाइम पे भी दिमाग ऐसे ही लगाना है कि ये लाइन प्यारी सी जरूर लिख कर आनी है। इंग्लिश नहीं अच्छी है तो सिंपल क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट करनी है आपको, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? मुझे पता है क्वेश्चन स्टार्टिंग में अजीब सा लगा होगा, पर देखो ऐसा सच कुछ है नहीं क्वेश्चन में। बस अब तक हम प्राइस कैलकुलेट करते आए थे, डिविडेंड कैलकुलेट करते आए थे, लेकिन यहाँ पर वो रिसीट कैलकुलेट करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अटपटा है क्वेश्चन। बाकी एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से समराइज कर देती हूँ, ताकि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो नहीं आएगी बाद में, और क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन गया कहाँ हमारा? एक सेकंड रुकना बस। ये रहा, देखो देखो, ये था हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट थी। पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि डिसीजन के बाद क्या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो मार्केट वैल्यू निकाल लेनी है, एक बिफोर द डिसीजन और एक आफ्टर द डिसीजन। बिफोर द डिसीजन बहुत सिंपल निकल आएगी, D1 अपॉन KE-G। ध्यान रखना ग्रोथ अलग दे रखी थी 6%, वो लगा कर आपकी प्राइस निकल आएगी और ये डायरेक्ट P0 निकल कर आएगा। लेकिन जब हम आफ्टर द डिसीजन कैलकुलेट करके तो D1 अपॉन KE-G लगाने की कोशिश करेंगे, पर वो लगेगा नहीं, क्योंकि डिविडेंड फर्स्ट ईयर में नहीं मिलने वाला। डिविडेंड हमें मिलेगा डायरेक्ट फोर्थ ईयर में। तो आप वहां पर फॉर्मूला बन जाएगा D4 अपॉन KE-G, और जब भी D4 आता है तो आंसर आता है P3। लेकिन हमको चाहिए P0, तभी तो कंपेयर करेंगे। तो P3 को P0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, उसे 3 बार डिस्काउंट कर लिया, यानी कि मैं 3 बार पीछे चली गई P3 से P0 पर, और मेरा आ गया P0 198.45। अब दोनों P0 आ गए थे 106 और 198.5, जिसमें क्लियरली पता चल रहा था कि भाई आफ्टर द डिसीजन ऑफ बोर्ड प्राइस इंक्रीज हो रहा है। वही प्यारी सी लाइन हमने एक बार पिंक कलर से लिख दी, द प्राइस ऑफ द शेयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। इंक्रीज कैसे हो रहा है वो भी बता दो, 106 से लेके 198.45। भाई कैलकुलेट करा है तो लिखकर भी बताओ, उसमें क्या दिक्कत है। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग थी, अलग क्वेश्चन है तो अलग रिक्वायरमेंट थी कि भाई इन्वेस्टर को अपना टारगेट रिसीट चाहिए कैसे भी करके, और उसका टारगेट रिसीट था 2000 रुपये। अब डिविडेंड तो मिल नहीं वाला है, सॉरी डिविडेंड तो मिलने नहीं वाला है, तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा तो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे रिसीट। तो अब हम शेयर्स को बेचेंगे। तो शेयर्स को कैसे बेचेंगे, उसके लिए तो प्राइस होना चाहिए। तो एक एक करके हमने प्राइस निकाली। पहले हमने निकाली प्राइस आफ्टर 3 इयर्स। फिर हमने देखा कि भाई हमें 2000 रुपये चाहिए, प्राइस ये चल रहा है, तो हम इतने शेयर्स बेचेंगे। उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड आपको उसकी रिसीट भी कैलकुलेट करके दिखा दी। फिर हमने देखा प्राइस 2 साल में कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको 2 साल की प्राइस कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, जो तीसरी साल की प्राइस है उसे एक बार डिस्काउंट कर लो, 1 साल पीछे चले जाओगे, यानी कि 2 साल में। जैसे ही प्राइस आ गया तो उसको क्या करेंगे, 2000 से डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने करने हैं, बेचने हैं। हमेशा याद रखना जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आए उससे ज्यादा ही बेचो, उससे कम नहीं बेचना, अदरवाइज 2000 का टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। फिर मैंने उससे रिलेटेड आपको उसकी रिसीट भी कैलकुलेट करके दिखा दी। फिर आया प्राइस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या प्राइस होने वाली है। तो जो हमारे पास P3 था उसको मैंने क्या किया, P3 P2 P1, यानी कि 2 साल पीछे जाना है तो मैं 2 साल पीछे डिस्काउंट करके चली गई, तो ये प्राइस आ गया। अब मुझे कितना चाहिए था, 2000 रुपये। मैंने उसकी रेस्पेक्टिव प्राइस जो थी उससे डिवाइड करके शेयर्स निकाल दिए। यहाँ पर 9 शेयर्स आ रहे थे पॉइंटों में, लेकिन हमें तो भाई पॉइंटों में शेयर्स बिकते नहीं है, तो हमें ज़्यादा ही शेयर्स बेचने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अमाउंट 2000 से ऊपर ही चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने आपको इसका रिसीट भी कैलकुलेट करके दिखा दिया। फिर हमने देखा था कि फोर्थ ईयर में क्या हमारा डिविडेंड से पेट भर जाएगा, यानी कि डिविडेंड से 2000 रुपये मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। तो भाई डिविडेंड से 2000 क्या 2400 मिल रहे हैं, जो कि आराम से।
अगर ये नहीं आते तो क्या मैम हमको शेयर बेचने पड़ते? बिल्कुल बेचने पड़ते भाई, अगर 2000 से ऊपर नहीं आती, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि इन्वेस्टर को तो भाई 2000 रुपये चाहिए। तो एक प्यारी सी लाइन फिर से लिख देंगे कि यस, हमारा जो इन्वेस्टर है आराम से मेंटेन कर पा रहा है 3 सालों में, और उसके बाद भी उसकी इनकम इम्प्रूव ही हो रही है, कहीं भी बिगड़ नहीं रही। तो 4-5 मिनट में मैंने आपको क्वेश्चन की पूरी समराइज भी दे दी। ये समरी कैसे लगी इसका कुछ फीडबैक जरूर दे देना, ताकि जब भी ऐसा अटपटा क्वेश्चन होगा तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के उसकी समरी भी दे दूंगी, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दी है। तो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर एक अच्छा सा कमेंट कर देना। बहुत देर से मैं बोल रही हूँ, आधा घंटा हो गया ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो, थोड़ी बहुत मेहनत का। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।